हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस के चैनल में। तो इस चैनल में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस सेशन ही मिलेंगे। जो प्रैक्टिस सेशन यानी कि सब लोगों ने बहुत सारे चैनल से हर चीज़ का नॉलेज ले रखा होगा, हर सब्जेक्ट का नॉलेज ले रखा होगा, बट आपको ये कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है कि वो नॉलेज आपका कितने परसेंट सही है और कितने परसेंट सही नहीं है, और आपने वो नॉलेज किस हद तक करेक्ट लिया है, सही चीज़ों को समझा है। उसके लिए क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो लगाने पड़ेंगे। और उसके लिए हम यहाँ पर आ गए हैं। तो ये हमारा टीजीटी इंग्लिश के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जो चल रहे हैं, ठीक है, जिनको यहाँ पर सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कि चल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन विलियम वर्ड्सवर्थ पर चल रहा है। और हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, जिनको चेकआउट कर सकते हैं आप वीडियो पर। और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, पढ़ते भी रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो चलिए आते हैं 101 क्वेश्चन में। 101 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हु करेक्टराइज्ड वर्ड्सवर्थ द प्रिल्यूड एज मोर देन हिस्टोरिक that prophetic lay, an Orphic song uttered by a great bard। किसने कहा, ये कहा है वर्ड्सवर्थ का जो द प्रिल्यूड है उसको करेक्टराइज्ड किया है और कहा है मोर देन हिस्टोरिक थर्ड प्रोफेटिक ले एन ऑर्फिक सॉन्ग अटर्ड बाय अ ग्रेट बार्ड हु हैज सेड अबाउट इट। तो इन्होंने ये कहा है सैमुअल टायलर कॉलरिज ने प्रिल्यूड के बारे में, ठीक है। Move to next question. Wordsworth wrote Ode to Duty under the influence of whose theory? ये जो Ode to Duty लिखी गई थी, ये किसकी थ्योरी के इन्फ्लुएंस में लिखी गई थी, ये पूछ रहा है आपसे कि Ode to Duty जो लिखी गई थी, जिसकी हम लोग एक स्टर्न डॉटर करके एक लाइन पढ़ते हैं, वो किसके इन्फ्लुएंस में लिखी गई थी, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आपको बताना है कि ओड टू ड्यूटी जो लिखी गई वो किसके इन्फ्लुएंस में लिखी गई। ऑप्शंस आप चारों देख ही रहे हैं, तो अब हमको बताइए कि ओड टू ड्यूटी किसके इन्फ्लुएंस में लिखी गई थी। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि ओड टू ड्यूटी जो कंपोज हुई यानी रिटन हुई 1805 में, एंड देन फर्स्ट पब्लिश्ड हुई 1807 में। आपने एक चीज नोटिस की है कि इनके लिए मोस्टली पोएम कंपोज हुई हैं 1805 में, पब्लिश्ड हुई 1807 में। कौन कौन सी वो पोएम है वो आपको किसी लेक्चर में हम डिक्टेट कर देंगे, एक साथ बता देंगे कि 1805 में कौन सी कंपोज हुई और 1807 में कौन सी पब्लिश्ड हुई। इन द पोएम, विच पोएम, ओड टू ड्यूटी। इन द पोएम पोइट गिव्स नेचर एंड फंक्शन ऑफ ड्यूटी। पोइट्स क्या दे रहा है इस पोएम में, थीम क्या है, ओड टू ड्यूटी, फंक्शन ऑफ ड्यूटी के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है, फंक्शन ऑफ ड्यूटी के बारे में बता रहा है, और नेचर, फंक्शन का नेचर क्या है उसके बारे में बता रहा है। इट इज़ अ फाइन ट्रिब्यूट टू द सेंस ऑफ ड्यूटी। क्या है, इट इज़ अ फाइन ट्रिब्यूट टू सेंस ऑफ ड्यूटी, राइट, ठीक है। तो ओड टू ड्यूटी इज रिलेट टू या इट इज ट्रिब्यूट टू सेंस ऑफ ड्यूटी, एंड it explain nature and function of duty. The poet convey a moral that we must be devoted to duty and integrity in our life, and the poet calls duty को क्या कहा है पोइट ने, stern daughter of the voice of the god। अब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसके इन्फ्लुएंस में ये थ्योरी लिखी गई थी। तो 102 का हमारा आंसर होगा कांट, 100 का आंसर होगा ए, और कांट के इन्फ्लुएंस में ओड टू द ड्यूटी लिखी गई थी, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विलियम वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड एंटी इंटेलेक्चुअलिस्टिक, प्रो इंटेलेक्चुअलिस्टिक, एंटी मेटाफिजिस्ट एंड एंटी एरिस्टोलियन। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या कहा जाता है, तो विलियम वर्ड्स को कहा जाता है एंटी इंटेलेक्चुअलिस्टिक। क्या कहा जाता है, एंटी इंटेलेक्चुअलिस्टिक, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 104 क्वेश्चन कह रहा है 3 years सी ग्रू इज सब टाइटल ऑफ ओड टू ड्यूटी, एजुकेशन ऑफ नेचर, प्रिल्यूड एंड टिंटर्न अबे। तो 3 years
सी ग्रीव, ये सब टाइटल किसका है, ये पूछ रहा है। तो ये सब टाइटल है एजुकेशन ऑफ नेचर का, ठीक है। सी 3 years सी ग्रीव इज द सब टाइटल ऑफ एजुकेशन ऑफ नेचर। किसका है, एजुकेशन ऑफ नेचर का। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी स्टेजेस वर देयर इन द डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर। कितनी स्टेजेस में डेवलपमेंट किया गया है वर्ड्सवर्थ के लव को नेचर के लिए, 1, 3, 2 या 4। 105 का हमारा आंसर होगा 3 स्टेजेस में। तो हाउ मैनी स्टेजेस वर देयर इन डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ लव फॉर नेचर, 3 stages are there. 3 stages are there. How many stages? 3 stages. ठीक है। Move to next question. And next question कह रहा है 106. Poetry is the breath and finer spirit of all knowledge, and in it is impassionate expression. Who has given this definition of poetry? C. Coleridge, P.B. Shelley, Ben Jonson या Wordsworth? Who has given this theory? तो वर्ड्सवर्थ। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने तो कहा है पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग, राइट। ये तो आपने सबने पता है, पर ये भी ध्यान रखिए, ये भी एक उन्होंने डेफिनेशन दी है, पोएट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज। पोएट्री इज द ब्रेथ, पोएट्री इज द ब्रेथ, पोएट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, ठीक है। Finer spirit of all knowledge. It is impassionate expression, and these lines also related to Wordsworth. Move to next question. The prelude is the work of. अगर आपको क्वेश्चन नहीं क्लियरली दिख रहा है तो I am speaking, हैं, मैं बोल रही हूँ, आप उसको सुनिए। The prelude is the work of William Shakespeare, P.G. Wodehouse, John Milton. Everybody knows about William Wordsworth. Which of the following is the first poem of Wordsworth? Descriptive sketches, lyrical ballads. So lyrical ballads coming to 1798. That the prelude is 1815, published. Excursion in 1815. 1815 तो अब बचता क्या है, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। तो ये जो हमारा एक्सकर्जन है ये है 1814, ठीक है। 1814 में है द एक्सकर्जन, और सेकंड पार्ट इसका रिकल्स है, हमने आपको ऑलरेडी बताया था। द पोइट, द वेंडरर, द सोलिटरी और द पेस्टर इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स हैं। मतलब ये ऐसे ही टाइप्स के करेक्टर इनमें मिलते हैं, ठीक है। और जो कि कितनी बुक्स में थी, जो ये हमारी 9 बुक्स में थी। ये कितनी बुक्स में थी एक्सकर्जन? 9 बुक्स में थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सकर्जन हैज हाउ मेनी बुक्स? 9 बुक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्केचेस क्या है? ये हमारी 1793 के अराउंड आई थी। तो फर्स्ट पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ पूछी जा रही है, तो फर्स्ट पोएम ऑफ जो वर्ड्सवर्थ है वो होगी हमारी डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही है, ठीक है। वैसे कही जाती है फर्स्ट वॉल्यूम कही जाती है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, एंड फर्स्ट पोएम जो कही जाती है वो कही जाती है एन इवनिंग वॉक, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्या कही जाती है? एन इवनिंग वॉक फर्स्ट पोएम कही जाती है, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्टिव स्केचेस इज द राइट आंसर, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 109 क्वेश्चन। और 9 क्वेश्चन हमारा कह रहा है द वर्ड रोमांटिसिज्म स्टैंड्स फॉर रेगुलेशन, इनफॉर्मेलिटी, अथॉरिटी या रेजिमेंटेशन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो 109 का जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इनफॉर्मेलिटी। तो द वर्ड्स रोमांटिसिज्म स्टैंड्स फॉर इनफॉर्मेलिटी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इनफॉर्मेलिटी ऑप्शन इज करेक्ट। द वर्ड रोमांटिसिज्म स्टैंड्स फॉर इनफॉर्मेलिटी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर हिज पोएम इमोरलिटी ओड वर्ड्सवर्थ इज इंडेप्टेड टू। ये जो इमोरलिटी ओड थी तो किससे इंडेप्टेड थे? बगहन की द रिट्रीट से, शैली के ऑड टू द वेस्ट विंड से, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट से,
या नन ऑफ दीज से। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा वगहम द रिट्रीट से ही इमोरलिटी ओड इंडेप्टेड थे। ये वगहम के रिट्रीट से ही ली गई थी इमोरलिटी ओड, और जिसको कहा जाता था द हाई वाटर मार्क ऑफ 19 द हाई वाटर मार्क ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, और ये किसने कहा था? ये कहा था विलियम इमर्शन ने। किसने कहा था? इमर्शन ने। ठीक है, तो ये हमारा इमोरलिटी ओड के बारे में। और इसके बारे में एक पॉइंट है कि जब फर्स्ट टाइम ये पब्लिश हुई 18 ये जो इमोरलिटी ओड है ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई, हमने आपको बहुत सारे लेक्चर्स में बता चुके हैं ऑलरेडी। ये जो फर्स्ट टाइम जब पब्लिश हुई थी इमोरलिटी ओड, तब ये रिटर्न की गई थी 1802 में, और तब इसमें केवल 4 स्टेंजास थे। तब इसमें केवल क्या थे? 4 स्टेंजास थे। ठीक है, 1802 में रिटर्न की गई थी, ध्यान रखिएगा। 1802 में रिटर्न तब 4 स्टेंजास थे। लेटर ऑन जब 1815 में इसको फिर पब्लिश किया गया 1815 में, तब इसमें 7 मोर स्टेंजास और ऐड किए गए, टोटल 11 स्टेंजास हो गए थे। और इसका जो टाइटल है वो भी बढ़ा दिया गया था, टाइटल एक्सपेंड करके क्या कर दिया गया? ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, ये पहले था, उसके बाद ऐड कर दिया गया फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, चलिए, तो 1802 इज रिटन इन 4 स्टेंजा एंड लेटर ऑन published in 1850 with 7 more stanza and total stanza is 11 stanza. Right? Move to next question. वगहम के रिट्रीट से ये इंडेप्टेड है। 111 क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर? हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर? लॉवेल ने कहा है, सैमसन ने कहा है, कॉम्पटन रिकेट ने कहा है, नन ऑफ दीज। 111 का आंसर है लॉवेल। 101 का आंसर क्या है हमारा? हु कॉल्स वर्ड्सवर्थ द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर? लॉवेल ने कहा है द हिस्टोरियन ऑफ वर्ड्सवर्थशायर। 112 वेयर वर द lyrical ballads appreciated more than in England? Where were the lyrical ballads appreciated more than in England? अमेरिका, इंडिया, इंग्लैंड या नन ऑफ दीज? तो 112 का आंसर है, 112 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। 112 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, अमेरिका। 112 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अमेरिका। वेयर वर द लिरिकल बैलेड अप्रिशिएटेड मोर देन इंग्लैंड? इंग्लैंड के अलावा और कहाँ अप्रिशिएट की गई थी? तो अमेरिका में, और अमेरिका में 1802 में पब्लिश्ड की गई थी। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरी ग्रेट पोइट इज अ रीडर। आई विश टू बी कंसीडर्ड एज अ टीचर और एज नथिंग। हु सेड दिस? वर्ड्सवर्थ ने लाइन कही है कि एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर। ठीक है, नेक्स्ट 114 क्वेश्चन, और 114 क्वेश्चन कह रहा है, माइकल इज अ पेस्टोरल पोएम दैट प्रेजेंट द पैथेटिक लाइफ ऑफ शेफर्ड माइकल। आइडेंटिफाई हिज सन नेम इज ल्यूक। इसके सन का नाम क्या था? ल्यूक नाम था। ये एक पेस्टोरल पोएम थी। ठीक है, और इसके घर को जो क्या कहा जाता था? इवनिंग स्टार कहा जाता था, इवनिंग स्टार कहा जाता था। और ये डव कॉटेज ग्रास मेरे जगह पर ये बना हुआ था। ठीक है, और माइकल एक शेफर्ड था। क्या था? शेफर्ड था। मूव टू 115 क्वेश्चन। नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न। द लाइन्स अपेयर इन वर्ड्सवर्थ। नॉट विदाउट होप वी सफर and we mourn. These lines appears in Wordsworth। 115 का जो आंसर है वो है पीले कैसल। 115 का आंसर हमारा क्या है? पीले कैसल। तो नेक्स्ट हमारा था क्वेश्चन कि नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न एंड दीज लाइन्स अपेयर इन वर्ड्सवर्थ पीले कैसल। किसमें लाइन अपेयर होती है? पीले कैसल। जॉर्ज बियोमाउंट के रेफरेंस से ये था पीले कैसल। ठीक है, क्या था? इन्फ्लुएंस्ड किससे हुए थे? जॉर्ज बियोमाउंट से। और फिर इन्होंने ये पीले कैसल क्या था? पीले कैसल पर वर्क किया था।
ठीक है, तो ये भी वर्क इनका है, किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ये वर्क किसका है। ठीक है, आई होप आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द पोएम हैप्पी वॉरियर इज पार्शली अ कमेमोरेशन ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड लैम, हिज फ्रेंड कॉलरिज, ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ एंड नन ऑफ दीज। तो ये डेडिकेटेड किया गया था इस ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 117। वर्ड्सवर्थ was hardly a man but a wandering spirit with strange adventures and no end to them. This was said by Lamb, Milton, Sally and none of these. तो 117 का आंसर होगा सैली। ठीक है, 117 का आंसर क्या होगा, सैली। Wordsworth was hardly a man but a wandering spirit with strange adventures and no end to them. 118. The moon doth with delight look round her when the heavens are bare. These line appears in Wordsworth, and these line appears in the Immorality Ode. The moon doth with delight look round her with her heavens are bare. These line are related to Immorality Ode. I hope ये क्लियर हो गया होगा। The moon doth with delight look around her when the heavens are bare, and these lines appear in the Wordsworth Immorality Ode. ठीक है, ये लाइन किससे रिलेट करती है, इमोरैलिटी ओड से रिलेट करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 119। और 19 क्वेश्चन हमारा कह रहा है वर्ड्सवर्थ मेंशन अबाउट Burns and Chatran in the poem, in which poem has mentioned two characters Burns and Chatran. ठीक है, चैटरटन और बर्न्स जो करेक्टर हैं, इसे कैसे नाम लिखते हैं, चैटसन और बर्न्स जो करेक्टर हैं वो किसमें थे, वो थे रिजोल्यूशन एंड द इंडिपेंडेंस। और इसका दूसरा नाम क्या था, द लीच गैदरर। क्या नाम था, द लीच गैदरर। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 120 क्वेश्चन। टुडे आई विल सॉल्व ऑल 150 क्वेश्चंस। इसमें आई थिंक आपको क्लियर हो गई मिस। तो चलिए 120 क्वेश्चन कह रहा है Wordsworth examines a sonnet of Gray. In the preface, in the lyrical ballads identify. Wordsworth examines a sonnet of Gray. In the preface, in lyrical ballads identify on the death of Gray, on the death of Steele, on the death of Richard West. या none of these. तो 120 का आंसर होगा on the death of Richard West. On the death of Richard West. Move to 121 question. Bliss was it in that dawn to be alive, but to be young was very heaven. And these occurs in this poem William Wordsworth. ठीक है, ये पोएम किसमें थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम थी ये। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following is not the second generation of British romantics? कौन सेकेंड जनरेशन का ब्रिटिश रोमांटिज्म नहीं है। वर्ड्सवर्थ ब्रिटिश रोमांटिक्स के सेकेंड जनरेशन नहीं है, इनमें से कौन से नहीं है, ये पूछा गया था। 123 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द lyrical ballads is not true? It carried only one ballad proper, which was Coleridge the Rime of Ancient Mariner. It also carried pastoral and other poem. कह रहा है कौन सा ट्रू नहीं है। It carried a preface which Wordsworth added in 1800. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। It also printed from Gray's Elegy written in a country churchyard. I think ये भी हमारा करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है बताइए। It carried only one ballad proper. मतलब एक ये समझिए कि केवल बैलेड कहीं है, पर जो प्रॉपर बैलेड्स है, जो प्रॉपर बैलेड है वो कौन सा है, वो प्रॉपर जो बैलेड है विच वॉज कॉलरिज द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, कॉलरिज की द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, ये भी करेक्ट है। तो ये वाला डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। इस तरीके से भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, जो कि अगर इफ़ यू डोंट हैव अ नॉलेज,
मतलब डीप नॉलेज नहीं है, तो we will not able to solve that such type of question. So read carefully. 124. Which romantic poet coined the famous phrase spots of time? विलियम वर्ड्सवर्थ ने टर्म कॉइन किया। अब आपको बताना है किस वर्क से और उस वर्क की किस नंबर की बुक से ये टर्म कॉइन किया है। चलिए बताइए। द प्रील्यूड से ये टर्म कॉइन किया है। किससे किया है? द प्रील्यूड से स्पॉट्स ऑफ टाइम। द प्रील्यूड से ये टर्म जो है वो कॉइन किया है। और उसके बाद कह रहा है कि द प्रील्यूड से ये टर्म कॉइन तो किया है आपने, बट प्रील्यूड की हाउ मेनी बुक्स? 14 बुक्स आर देयर एंड विच बुक्स हैज मेंशन्ड स्पॉट्स ऑफ टाइम? तो नंबर 12 बुक्स जो है उसमें स्पॉट्स ऑफ टाइम का जिक्र किया गया है। कौन सी उसमें किया गया है? 12 नंबर की जो बुक है द प्रील्यूड, उसमें जो है इसका जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? स्पॉट्स ऑफ टाइम फ्रेज का जिक्र किया गया है। और वहीं पर 4 टाइम्स इन्होंने किसका जिक्र किया है? 4 टाइम्स इन्होंने जिक्र किया है 4 टाइम्स किया है मिल्टन के बारे में, एंड 3 टाइम्स किया है स्पेंसर के बारे में, एंड 1 टाइम किया है शेक्सपियर के बारे में। ठीक है। फर्स्ट वर्जन प्रील्यूड 2 बुक्स में थी। फर्स्ट वर्जन जो 1799 में प्रील्यूड 2 बुक्स में थी, एंड आफ्टर दैट 1800 में ये बुक्स, ये 1805 में ये 13 बुक्स में हो गई, और जब पब्लिश हुई 1815 देन ये 14 बुक्स में कंप्लीट हो गई थी। बट फर्स्ट वर्जन इन 2 बुक्स 1799, राइट। इसको और भी क्या कहते हैं? इसको कहते हैं द प्रील्यूड और ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड। ठीक है। ये एड्रेस कोलरिज को की गई, ब्लैंक वर्स में है। पब्लिश्ड किसने की थी? इनकी वाइफ मैरी एचेंसन, राइट। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 125 क्वेश्चन कह रहा है हु इज वर्ड्सवर्थ रिफरिंग इन ब्रदर, इंग्लिश मैन एंड फ्रेंड? 125 का हमारा आंसर हो जाएगा स्पेंसर। 125 का आंसर क्या होगा? सी। हु इज वर्ड्सवर्थ रिफरिंग इन ब्रदर, इंग्लिश मैन एंड फ्रेंड? किसको वर्ड्सवर्थ का रिफर किया गया? ब्रदर, इंग्लिश मैन एंड फ्रेंड। तो कॉलरिज में कंफ्यूज मत होइएगा। इंग्लिश ब्रदर, इंग्लिश मैन एंड फ्रेंड स्पेंसर को रिफर किया गया है। किसको रिफर किया गया है? ब्रदर, इंग्लिश मैन एंड फ्रेंड रिफर्स टू स्पेंसर। किसको रिफर किया गया है? स्पेंसर को। Who wrote the maximum number of sonnets? Who wrote the maximum number of sonnets? शेक्सपियर, सिडनी, मिल्टन या वर्ड्सवर्थ? किसने लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ सोनेट? शेक्सपियर, सिडनी, मिल्टन या वर्ड्सवर्थ? वर्ड्सवर्थ ने मैक्सिमम सोनेट्स लिखी हुई हैं। 127 हु रोट द एलेगी वर्ड्सवर्थ ग्रेव? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। वर्ड्सवर्थ ग्रेव जो एलेगी है, पूछा जा सकता है कि एक एलेजी लिखी गई है वर्ड्सवर्थ के ऊपर। किसके ऊपर? वर्ड्सवर्थ के ऊपर एक एलेजी लिखी गई है, वर्ड्सवर्थ ग्रेव। हु हैज रिटन that elegy? And that person name is विलियम वॉटसन। किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ ग्रेव जो एलेजी है वो किसने लिखी है? विलियम वॉटसन ने लिखी है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई सीन वर्ड्सवर्थ द नेचुरल मैन राइजिंग अप अगेंस्ट द स्पिरिचुअल मैन continually, and then he is no poet but a philosopher at enmity against all true poetry or inspiration. Who said these? I see Wordsworth the natural man and rising up against the spiritual man continually, and then he is no poet but a philosopher at enmity अगेंस्ट ऑल टू पोएट्री और इंस्पिरेशन। तो 128 क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी, विलियम ब्लैक। क्योंकि रोमांटिसिज्म जो पीरियड था, और रोमांटिसिज्म भाई जो रोमांटिक पीरियड था उसमें इम्पोर्टेंट किसको माना गया था? उसमें माना गया था इम्पोर्टेंट नेचर को। उसमें इम्पोर्टेंट किसको माना गया था? नेचर को। ठीक है।
अगर फर्स्ट कोई बात कही जाएगी तो वो नेचर को इम्पोर्टेंट माना गया था। और इससे रिलेटेड जो सबसे फर्स्ट नंबर पे पोएट थे वो थे वर्ड्सवर्थ। ठीक है, देन वी विल रीड अबाउट कोलरिज, सैमुअल टेलर कोलरिज। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट बायरन, बायरन को पढ़ते हैं। फिर हमारे आ जाते हैं शैले, शैली को पढ़ते हैं। फिर हमारे आ जाते हैं कीट्स, कीट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, विलियम हजलीत को पढ़ते हैं, विलियम ब्लैक को पढ़ते हैं। ये सब रोमांटिसिज्म के फेमस पोयम है। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो these lines are related. Who said these? William Blake. Which among the following critics did not believe in the authority of ancient classics? किसने बिलीव नहीं किया था? कौन फॉलो कर रहा था? इनमें से कौन सा क्रिटिक है जो जिसने बिलीव नहीं किया था अथॉरिटी ऑफ एंशियंट क्लासिक्स की? ड्राइडन, वर्ड्सवर्थ, जॉनसन या पॉप? वर्ड्सवर्थ ने बिलीव नहीं किया था। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेचर नेवर डिड बिट्रे the heart that loved her. Nature never did betray. Nature कभी धोखा नहीं देता, कभी शत्रुता नहीं निभाता। The heart that loved her. And these lines occurs in Tintern Abbey. Where these lines occurs in Tintern Abbey. अच्छा, एक लाइन ये भी आप लोगों ने पढ़ी होगी, Our birth is but asleep and forgetting, and these line are related to, किससे रिलेटेड है ये लाइन? ये लाइन रिलेटेड है ओड टू ऑन इंटीमेशन इमोरलिटी। ठीक है, द रेनबो कम्स एंड गोज एंड लवली इज द रोज। ये भी जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा, द रेनबो लगा के मत आइएगा। माई हार्ट स्लीप अप, द रेनबो दोनों कॉमन नेम है, एक ही है पोयम, इसे मत लगाइएगा। ओड टू इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी के ये लाइन्स है। our birth is but asleep and forgetting. ये ध्यान रखिएगा। There was a time when meadow, grove and stream, the earth, ये जो celestial लाइन वाली लाइन है ये भी ओड ऑन इंटीमेशन के, बट वी आर रीडिंग अबाउट टिंटर्न एबे। तो टिंटर्न एबे का जो फुल टाइटल है वो क्या है? टिंटर्न एबे का फुल टाइटल है लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबे। ये ध्यान रखिएगा, आ सकता है लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न एबे, टिंटर्न एबे। ठीक है, रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ वाई, तो कौन सी रिवर की बात की गई है ये भी ध्यान रखिएगा, वाई की। और किस डेट का टूर है? 13 जुलाई 1798। किस डेट का टूर है? 13 जुलाई 1798। और किस बैंक के, मतलब किस रिवर की बैंक किनारे की बात की गई? वाई बैंक के। ठीक है, और एक ध्यान रखिएगा डेका स्लैबिक प्लैंकर्स में है। किसमें है? डेका स्लैबिक ब्लैंक वर्स में, डेका स्लैबिक ब्लैंक वर्स में टिंटर्न अबे है। टिंटर्न अबे एक तरीके का मठ है, उसको कहा गया है। और एलिमेंट्स ऑफ द ओड एंड ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कह देते हैं इसको। इसमें एक साइलेंट लिसनर है, इन द केस इज वर्ड्सवर्थ सिस्टर डोरोथी, जो है वो एक साइलेंट लिसनर है। एंड टोपोग्राफिकल पोइट्री भी कही जाती है। डेका स्लैबिक ब्लैंक वर्स है। क्या है? डेका स्लैबिक ब्लैंक वर्स है। बैंक्स ऑफ वाई का जिक्र किया गया है। टूर जो है 13 जुलाई 1798 का है। ठीक है, ठीक, तो ये हमारी इसकी इम्पोर्टेंट लाइन थी जिसको हमने पढ़ ली, टिंटर्न अबे की इम्पोर्टेंट लाइन थी। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 131 क्वेश्चन कह रहा है हमारा 131 क्वेश्चन हमारा कह रहा है इन विच चैप्टर ऑफ बायोग्राफी लिटरेरिया डज कोलरिज क्रिटिसाइज द थ्योरी ऑफ लैंग्वेज ऑफ वर्ड्सवर्थ। किस बायोग्राफी लिटरेचर में कोलरिज ने क्रिटिसाइज की है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ लैंग्वेज को? 14 जो चैप्टर है उसमें, 14 चैप्टर में
बायोग्राफी लिटरेरिया को क्रिटिसाइज किया है किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। किसने क्रिटिसाइज किया है? हाँ, तो हम कहाँ पढ़ते हैं? जस्ट अ मिनट। तो 14 बुक्स जो हैं वो किसकी हैं? बायोग्राफी लिटरेरिया की। ठीक है, तो कोलरिज की जो बुक है बायोग्राफी लिटरेरिया, उसमें भी कितनी बुक्स हैं? बताइए कितनी बुक्स हैं? ये जो आप लाइन कही गई है, फोर्टीन बुक्स में वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया है। कितने क्रिटिसाइज किया है? 14 बुक्स में जो है इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया है। इसको क्रिटिसाइज किया है विलियम वर्ड्सवर्थ को सैमुअल टायलर कोलरिज ने। ठीक है, कोलरिज, अब कोलरिज के बारे में भी जान लेते हैं। 1770 में कौन बॉर्न हुआ था? वर्ड्सवर्थ। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि 1717 में वर्ड्सवर्थ बॉर्न हुए थे, 7 अप्रैल 1717 में, कॉकरमाउथ कम्बरलैंड में। ठीक है, और 1771 में आफ्टर 1 ईयर हु हैज बॉर्न? डोरोथी शेक्सपियर, डोरोथी शेक्सपियर कह रहे हैं, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। जो वर्ड्सवर्थ की, विलियम वर्ड्सवर्थ की सिस्टर है, वो बॉर्न हुई थी। वो बॉर्न हुई थी किसमें? विलियम वर्ड्सवर्थ की जो सिस्टर है वो बॉर्न हुई थी 1771 में। इसके बाद 1772 में बॉर्न हुए थे सैमुअल टायलर कोलरिज, और सबसे पहले ही एक्सपायर भी हो गए थे, जो जैसा कि आपने पढ़ा है कि एक्सपायर भी हो गए थे। 1772 में जो है सैमुअल टायलर कोलरिज जो है वो बॉर्न हुए थे 1772 में। ठीक है, तो जो हमारा 14 चैप्टर है उसमें कोलरिज ने नेचर एंड फंक्शन ऑफ पोएट्री डिस्कस किया है, फिलोसफर टर्म्स भी दिए हैं पोइट ने, और डिस्कस किया डिफरेंस बिटवीन पोएट्री एज प्रोज में। जो बायोग्राफी लिटरेरिया है उसमें पोइट विद इन कोलरिज डिस्कसेस द डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री एंड द इमीडिएट फंक्शन ऑफ पोएट्री, वेयर एज द फिलोसफर डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन पोएट्री एंड पोएम। ठीक है, तो टोटल जो है हमारी हाउ मैनी चैप्टर्स इन बायोग्राफी लिटरेरिया? चलिए, इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है इनके बारे में, तो 14 बुक में इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑल थिंग्स इन ऑल नेचर्स इन द स्टार्स दिस एक्टिव प्रिंसिपल्स अबाइड्स फ्रॉम लिंक टू लिंक, इट सर्कुलेट्स द sort of all worlds. What aspects of Wordsworth do we find in these lines? The universalization nature, the spiritualization of nature, the greatness of human nature. Which one is correct? The answer is correct is the spiritualization of nature. Move to next question. The inspiration of compose ode to duty came in Wordsworth from Browning's Rabi Ben Ezra, Milton's On His Blindness, ग्रेस का हिम टू एडवर्सिटी, एसेक्स क्वेस्ट का टाइम एंड लव। क्या कह रहा है? द इंस्पायरेशन इन कंपोज ओड टू ड्यूटी केम इन वर्ड्सवर्थ फ्रॉम 133 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रे का हाइम टू एडवर्सिटी। द इंस्पायरेशन है कंपोज करने के लिए ओड टू ड्यूटी, जो कि आई थी वर्ड्सवर्थ में किसे? ग्रे के हाइम टू एडवर्सिटी से। किसे आई थी? ग्रे की हाइम टू एडवर्सिटी से। 134 का आंसर है वर्ड्सवर्थ हैज रिटन अ पोएम रूथ। रूथ एक पेस्टोरल लेडी है, लेडी का नाम है रूथ। हु हैज रिटन अ नॉवेल अंडर द सेम टाइटल, और ये किसने और सेम टाइटल में लिखा हुआ है ये बताना है। तो 134 का हमारा आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ गैस्केल।
कौन हो जाएगा? ये रुथ जो रिटन किया है वर्ड्सवर्थ ने, ये एक लेडी का नाम है रुथ। तो इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर से लिखा हुआ है, और ये एलिजाबेथ गैस्कल ने भी सेम टाइटल जो है लिखा था, नॉवेल लिखा था, सेम टाइटल का नॉवेल लिखा था। रुथ तो पोयम है जो वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, बट इन्होंने क्या लिखा है? नॉवेल लिखा है, एलिजाबेथ गैस्कल ने। वर्ड्सवर्थ हैज हिज पैशन फॉर नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड। हु सेड दिस फॉर वर्ड्सवर्थ? 135 का आंसर हो जाएगा डी क्विंसी। ठीक है, पैशंस के लिए जाने जाते थे। मूव टू 136 क्वेश्चन। द फ्रेश एयर लॉस्ट विद इन हिज चीक एज लाइट विद इन अ क्लाउड एंड दीज लाइन्स ऑकर्स इन। 136 का हमारा आंसर हो जाएगा द एक्सकर्जन। क्या हो जाएगा? द एक्सकर्जन। एक्सकर्जन हैज हाउ मेनी बुक्स? 9 बुक्स। ठीक है, द पेस्टर, द पोइट, द सोलिटरी, और क्या बोलते हैं, एक और कुछ है, डिस्पोंडेंसी। ये सारे जो है मेन टॉपिक हैं 9 बुक्स के। ठीक है, द फ्रेश एयर लॉस्ट विद इन हिज चीक एज लाइट विद इन अ क्लाउड। ये लाइन फ्रेश एयर वाली लॉस्ट होती है एक्सकर्जन में, इसमें लॉस्ट होती है एक्सकर्जन में। इन वर्ड्सवर्थ वी फाइंड रूसोज वेल नोन फंडामेंटल टीनेट्स। हु सेड दिस? रूसो को वेल नोन फंडामेंटल टीनेट्स, रूसो भी क्या थे? रूसो भी कहते थे कि नेचर की तरफ चलो, और इन्होंने भी उसी चीज को फॉलो किया था। किसने? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और ये कहते हैं लोगोइस, लिगोइस कहते हैं। ठीक है, द साउंड कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन एंड विच स्टेज ऑफ वर्ड्सवर्थ लव ऑफ नेचर इन सीज इन दीज लाइन्स? पहली बात तो दीज लाइन आर रिलेटेड टू टिंटर्न एबे एंड टिंटर्न, TINT, टिंटर्न एबे। ठीक है, द साउंडिंग कैटरैक्ट लाइन इससे ही रिलेट करती है, बट ये कहा गया है किस स्टेज में? हमने अभी ये पढ़ा था ना कि इसमें किस स्टेज, तो 138 का बी, सेकेंड स्टेज में बात की है इन्होंने इस लाइन की। चलिए, द कॉटेज विच वॉज नेम द इवनिंग स्टार, तो ऑफ माइकल जो है उसके कॉटेज का नाम था इवनिंग स्टार। अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विद द जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स, a sense sublimate these lines occur to ode to institution of immorality ode, a presence that disturb me with joy of elevated thoughts, with the joy of elevated thoughts related to intimation of immorality। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो कह रहा है वर्ड्सवर्थ वाज अ रियल माइस्टिक ऑफ नेचर। हु सेड दीज लाइन्स? 141 का आंसर हो जाएगा हमारा ए, गैरिक ने जो है इसके बारे में लिखा है। किसने लिखा? गैरिक ने। हु कंपोज्ड, हो बड़ा पूरा आ गया ये तो। Who emphasized the use of the language really by man for poetry? Wordsworth. Who wrote How Fast Has Brother Followed Brother from Sunshine to Sunless Land? Wordsworth. With whom does Dorothy marry in the end of the Middlemarch? आता है कि डोरोथी किससे शादी करती है इन द एंड ऑफ द मिडलमार्च। तो 144 का आंसर हो जाएगा च्यूथम। च्यूथम इससे शादी करती है डोरोथी, च्यूथैम, च्यूथैम से शादी करती है। ठीक है, which among the following critics did not believe the authority of ancient classic words? So the associationist doctrine is deep rooted in Coleridge's theory of Wordsworth theory of poetry. So Wordsworth theory of poetry. Lyrical ballads ends with Coleridge of biography. Literaria Wordsworth turn away. इंटीमेशन ऑफ इमोरलिटी, राइम ऑफ एंसेंट मेडनेस से तो स्टार्ट थी, लेकिन इन थी वर्ड्सवर्थ की टेंटर्नबे से। 147 का बी। इन द क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेशन ऑफ लाइफ ऑन इट्स सिंपल लेवल्स, वर्ड्सवर्थ रिजेंबल्स रॉबर्ट बर्न्स ग्रैब। 148 का आंसर हो जाएगा जॉर्ज क्रैब। इन हिज क्वेस्ट फॉर ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ ऑन इट्स सिंपल लेवल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। द साउंड कैटरैक्ट हंटेड मी लाइक अ पैशन
and these lie related to Tintin Runaway. To whom Wordsworth wrote, "Every great poet is a teacher, is best, is wish either to be considered as teaching or as nothing." तो 150 का हमारा आंसर हो जाएगा बी अमाउंट। क्या हो जाएगा? बी अमाउंट। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा चैप्टर था, इसके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे अब मैंने सारे करा दिए हैं वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड। तो हमने विलियम शेक्सपियर के, विलियम वर्ड्सवर्थ के और जॉन मिल्टन के कंप्लीट कर लिए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब हमारा केवल रह जाता है जॉन गॉल्सवर्थ, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम प्रैक्टिस पेपर जो है 125 क्वेश्चन का लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।